हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले मध्यकालीन इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास में क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 होगा। और इस चैप्टर 2 में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं नए राजा और उनके राज्य, कि नए राजा कौन कैसे बने और उनके राज्य का विस्तार कहाँ तक था, और उनके राज्य के अंतर्गत जो थी कैसी कैसे व्यवस्थाएं थी, कैसे एक दूसरे की देखरेख कर मतलब राजा और प्रजा के बीच कैसे संबंध हुआ करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। देखिए, शुरू में ही हम लोग क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, और टॉपिक वाइज पढ़ने का मतलब क्या है कि हम लोग एक एक शब्द को पढ़ते जाएंगे, जिससे जो होगा हमें प्रश्न भी बनेंगे और साथ ही साथ जो हम क्या मिलेगी, जानकारी भी मिलेगी। देखिए, दे रखा है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ है। जब 7वीं शताब्दी खत्म हुई तो उसके बाद जो है कई राजवंश जो है क्या हुए, उदय हुए, कई राजवंश की उत्पत्ति हुई। और यहाँ पे दे रखा है कि मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन से राजवंश आए हुए हैं उपमहाद्वीप के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से है। देखिए, उपमहाद्वीप की बात कर रहा है तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए तो एक जो है पाल वंश यहाँ पे देख रहे हैं, और पाल वंश देख रहे हैं कि वो कहाँ पे काम कर रहा है, तो वो पूर्वोत्तर हिस्से में काम कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं, हमारी बात चल रही है यहाँ पे, बात जो है हमारी चल रही है उपमहाद्वीप की, और उपमहाद्वीप में किन किन राजवंशों का उदय हुआ है उसके बारे में जानकारी करने के लिए। तो पहली बात हम देखते हैं यहाँ पे कि आएंगे हमारा, तो यहाँ पे है एक राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के बाद देखते हैं यहाँ पे कौन सा वंश आता है। तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश हमने देख लिया कि ये राष्ट्रकूट वंश है। उसके बाद चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, ये जो है इन राज्य वंशों का क्या होता है, उदय होता है। और इनके उदय होने के बाद जो है ये नए नए एक दूसरे के बीच जो है किस प्रकार का शासन करते हैं, क्या इनका सीमा तय होती है, किस प्रकार एक दूसरे के राज्यों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, ये लड़ाइयाँ करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं नए राजवंशों का उदय। नए राजवंश का उदय कैसे हुआ, आइए देखते हैं। बात आती है कि 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। बात यह है कि देखिए, जब 7वीं सदी आते आते क्या हुआ, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कौन कौन आ गए थे, तो ये आने वाले जो थे वह भूस्वामी हैं, साथ ही साथ योद्धा और सरदार इन क्या हो चुके थे, अस्तित्व में आ चुके थे। मतलब इनकी जो है धीरे धीरे जो है पनप चुके थे, इनका उदय हो चुका था। और राजा लोग, देखिए, राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामत के रूप में मान्यता देते थे। जो राजा हुआ करते थे इनको अपने अनुसार जो है अपने माइंड के हिसाब से इनको क्या देते थे, मातहत देते थे, मतलब सामत के रूप में मान्यता देते थे कि आप रहिए। और देखिए, राजा क्या इनसे उम्मीद करता था, राजा ये उम्मीद करता था कि अपने अनुसार, मतलब क्या किया कि इनको रहने के लिए जब जगह दे दिया तो राजा ये उम्मीद करता था कि हमारे लिए क्या लाएंगे, उपहार लाएंगे। देखिए, राजा उपहार के लिए सोच रहा था, स्वामी के लिए उपहार लाए और उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। मतलब राजा का उदय कैसे कैसे हो रहा है, जब 7वीं शताब्दी आते आते हमने देखा कि विभिन्न भागों में, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कैसे कैसे सरदार, योद्धा, भूस्वामी, मतलब बड़े बड़े भूस्वामी जिनके पास बहुत क्या थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, ये सब लोग जो थे अस्तित्व में आ चुके थे, इनका उदय हो चुका था। ये लोग जो थे जानकारियाँ हो चुकी थी, लोगों को जानकारियाँ हो चुकी थी कि इनके पास जो है इतनी जायदादें या ये सारी चीज़ें हैं। तो अब राजा क्या करते थे कि उनको जो है बुलाते थे और अपने दरबार में जो है रहने के लिए, मतलब अपने राज्य में जो है रहने के लिए जगह दे देते थे, और उनसे ये उम्मीद करते थे कि ये हमारे लिए क्या लाएंगे, उपहार लाएंगे, और साथ ही साथ हमारे दरबार में हाजिरी लगाएंगे और हमें सहायता प्रदान करेंगे। अब देखिए, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, मंडलेश्वर, ठीक है। अब मंडलेश्वर क्या है, पूरे मंडल का महान स्वामी। मंडलेश्वर क्या है, तो पूरे मंडल का महान स्वामी है, ठीक है। अब देखिए, मंडलेश्वर जो है पूरे
मैंने यहाँ पे देखा कि मंडलेश्वर क्या है, महामंडलेश्वर तो पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने की भी दावा करते थे, मतलब वो ऐसा याद करते थे कि हम इनसे क्या है स्वतंत्र है और हम खुद क्या करेंगे, राज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह, विष्णु का जो अवतार बताया नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। और यह क्या है, जो एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया था पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, और यह एक राष्ट्रकूट काल का क्या है, कृति है। राष्ट्रकूट काल की क्या है, कृति है। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है कि एलोरा की गुफा के अंतर्गत जो विष्णु जी की नरसिंह की मूर्ति दिखाई गई है वह किस काल की कृति है, तो वह किस काल की कृति है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। ठीक है, देखते हैं कि दूसरा उदय कैसे होता है। तो बात करते हैं हम दक्कन में राष्ट्रकूटों का। एक और उदाहरण देखते हैं कि दक्कन में राष्ट्रकूट का था। शुरुआत में राष्ट्रकूट जो थे कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, मतलब चालुक्य के राजा जो थे जैसे जैसे कहते थे वही राष्ट्रकूट लोग जो क्या करते थे, क्योंकि शुरुआत में जो थे वह ज़्यादा उभरे नहीं हुए थे, ज़्यादा उनका उदय नहीं हुआ था, वह दबे हुए थे, कमज़ोर थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में जब 8वीं सदी चल रही थी, मतलब 700 के बाद जब 8वीं सदी चल रही थी, तो उसके मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राष्ट्रकूट प्रधान कौन था, तो दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। अब जो दंती दुर्ग थे वह चालुक्यों के अधीनता को स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर भी कहता है ताकत है, हम भी जो है हमारे पास भी लोग हैं। तो उसने क्या किया, अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब दंती दुर्ग ने स्वीकार करने से मना कर दिया तो उसे हराया और हिरण्यगर्भ मतलब शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया और उसे हरा दिया। दंती दुर्ग ने किसको हरा दिया, चालुक्य स्वामी को हराया। जब चालुक्य स्वामी को हरा दिया और हिरण्यगर्भ मतलब सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्या किया, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्या है कि सोने का गर्भ। और यह अनुष्ठान किसके सहायता से किया गया, तो ब्राह्मणों की सहायता से किया गया। ऐसा माना जाता था कि याजक जन्म्या क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। क्या माना गया है कि जन्म में से क्षत्रिय न होते हुए भी, यदि कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है लेकिन वह क्या है, बाद में क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। कैसे, वह एक योद्धा बन करके, एक साहसी बन करके। तो दंती दुर्ग ने किसको हराया, आप जो है कमेंट करके बताएंगे जरूर, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि दंती दुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान किया, किसको हरा करके, तो चालुक्यों को हरा करके। और ये भी बताया कि चालुक्यों का शासन कहाँ था। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, म्यूर, श्रमण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। देखिए मिसाल के तौर पर कदम्ब, म्यूर, श्रमण और गुर्जर प्रतिहार किस कास्ट थे, ये ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र और अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे इसमें राज्यों में प्रशासन कैसे चल रहा। राज्यों में प्रशासन, अब देखते हैं राज्यों में हम प्रशासन के बारे में देखते रहे हैं। तो राज्यों में प्रशासन जो देखा जा रहा है, इन राजाओं में जो हमने देखा राजा है ना, जैसे दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट, पाल, चेर, ठीक ना, इन राजाओं के अंतर्गत नए राजाओं ने कई ने क्या किया, महाराजाधिराज। और महाराजाधिराज के राजा अर्थ का क्या होता है, राजाओं के राजा, महाराजाधिराज। त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका अर्थ क्या है, 3 भुवनों का स्वामी। ये जो है राजा जो हुए वह अपनी भारी भरकम मतलब बड़े बड़े शब्दों वाले, ठीक ना, बड़े बड़े शब्दों वाले वो क्या किए, अपना उपाधि धारण किए। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे कि वे सामंत, जब वह बड़े बड़े उपाधि धारण कर लिए, महाराजाधिराज, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, साथ ही साथ किसान, वह सामंत, किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की सिरधारी करने लगे। कौन, राजा।
जो महाराजाधिराज जैसे उपाधियों को धारण किए हुए थे। इन सभी राज्यों में उत्पादक, अर्थात उत्पादक कौन हो सकता है? जो अन्नों का उत्पादन कर रहा था, जो पशुओं का उत्पादन कर रहा था, जो पशुओं की देखरेख कर रहा था, ठीक है, जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, ये सारे लोग क्या कर रहे थे? उत्पादन कर रहे थे। तो उत्पादकों जैसे हुए किसान, पशुपालक, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया बाध्य किया जाता था। मतलब राजा जो था, जितना जो भी उत्पादक थे, जो भी राज्य काज के अंतर्गत कार्य करने वाले थे, तो उनको राजा क्या करता था? उसका एक हिस्सा, जितना उत्पादक होता था उसका एक हिस्सा जो है त्यागने के लिए बोलता था, या ऐसा बाध्य कर देता था, उसको मजबूर कर देता था। इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, और राजा क्या करता था? लगान के रूप में, कर टैक्स के रूप में वसूल लेता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता है। राजस्व किससे लिया जाता था? व्यापारियों से भी लिया जाता था। नेक्स्ट आते हैं कि 400 कर। यहाँ पे दिया है एक शब्द हमारे 400 कर। 400 प्रकार के कर क्या है? देखिए तमिलनाडु की बात कहाँ की है? तो ये कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश कौन से थे? चोल वंश कहाँ शासन कर रहे थे? तो तमिलनाडु में। कहाँ कर रहे थे? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश का अभिलेख था, ठीक ना, और अभिलेख आप बताएंगे क्या होता है कमेंट करके। तो अभिलेख में विभिन्न किस्म, मतलब अनेकों प्रकार के किस्म के कर के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। 400 से ज़्यादा शब्द क्या मिलते हैं? कर के रूप में लिए जाने के लिए 400 से अधिक शब्द जो है हमें मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर क्या है? एक वेट्टी है। कर का नाम क्या है? एक वेट्टी। अब ये वेट्टी क्या है देखते हैं। अब वेट्टी जो है वह नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेट्टी क्या है? एक कर है, कर का नाम है। और यह कर किस रूप में लिया जाता था? तो जबरन, जबरदस्ती श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व थे। कदमाई क्या था? भू राजस्व था। मतलब भूमि पर रिन्यूअल टैक्स लिया जाता था। मकान पर छाजन डालने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने वाले पर कर इत्यादि उल्लेख है। देखिए किस प्रकार, कितने प्रकार के कर दिए गए यहाँ पे, कि यदि सीढ़ी लगा करके चढ़ रहे हैं उसके लिए भी कर देना पड़ता है, पारिवारिक संपत्ति है उसके लिए उत्तराधिकारी बन रहे हैं उसका कर देना है, खजूर के पेड़ पर चढ़ रहे हैं उसके लिए कर देना है। मतलब कितने प्रकार के जो है कर दिया गया है। तो वेट्टी, अब आएगा क्वेश्चन कि ये वेट्टी क्या है? तो वेट्टी क्या है? एक प्रकार का कर है। वेट्टी किस प्रकार का कर है? तो आप बताएं कि जबरदस्ती श्रम के रूप में वसूला जाने वाला कर है। अब देखिए राजा जो है, मैंने कहा कि राजा जो है क्या करते थे? किसानों, ठीक है, किसानों, शिल्पकारों, कारीगरों, पशुपालकों से क्या करते थे? संसाधन के रूप में टैक्स लेते थे। अब ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। वित्तीय आधार मतलब उनके कोष में, फंडिंग में जमा होते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो टैक्स लेता था राजा, वो मंदिर और दुर्ग बनाते थे, किला बनाते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। जो चीज़ें थी उनको युद्ध के रूप में भी, युद्ध जब लड़ाई होती थी तो उनमें यूज किया जाता था, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों की संभावनाएं बढ़ती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी राजस्व वसूली करने के लिए। अब देखिए जैसे हम लोग क्या होता है, किसी को टैक्स लेना होता है, या कोई दलाल बनता है, या कोई जो होता है कोई बैंक जो होता है, या कोई बाउंसर बनता है, तो देखिए क्या होता है, उसको जबरदस्त, मतलब क्या होना चाहिए, उसको ताकतवर जो होता है, जो क्या होता है थोड़ा क्रिमिनल दिमाग का होता है, उसको बनाता है। क्योंकि वह जो है क्या कर लेगा? वसूल लेगा। तो उसी प्रकार राजस्व वसूली करने के लिए कि पदाधिकारी जो होते नियुक्त किया जाता था, तो उसमें प्रभावशाली परिवारों से किया जाता था, और यह प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। अब आते हैं प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ का मतलब क्या होता है? मैंने बताया जो है आपको, प्रशस्ति बता चुके हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। प्रशस्ति जो क्या है? प्रशंसा, एक प्रकार का लेख में क्या की जाती थी? प्रशंसा की जाती थी। तो प्रशंसा और भूमि अनुदान क्या होता था? प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्द सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। मतलब प्रशंसा में क्या होता है? एक प्रकार की अतिशयोक्ति दर्शाई जाती थी, उसको चढ़ा पढ़ा करके बताई जाती थी। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में बताया जाता था। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी।
जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। प्रशस्ति जो होती थी वह तांबे के पत्र पे लिखी जाती थी और अक्सर राजा जो थे क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमिदान करते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे हम, नागभट्ट की उपलब्धि। अब देखिए हम पढ़ते हैं नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति। देखिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नाघभ के कर्मों का वर्णन इस प्रकार किया गया। इस प्रकार किया, देखिए आंध्र सैंधव मतलब सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा। क्या दिया, कर्मों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आंध्र सैंधव विदर्भ और कलिंग, ठीक ना, कि राजा, कलिंग मतलब उड़ीसा का एक राजा, ठीक ना, उड़ीसा का एक हिस्सा है जहाँ के राजा ने उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब ये राजकुमार थे। अब देखिए प्रशस्ति में बताया जाता है कि जब राजकुमार थे तभी यहाँ के राजा क्या हो गए, धराशायी हो गए। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया, ठीक ना, चक्रयुद्ध को भी क्या किया, जीत लिया। उन्होंने बंगाल के हिस्से और अंतर गुजरात का हिस्सा, ये ना बताया नागभट्ट की उपलब्धि में कि नागभट्ट जब राजकुमार थे तो उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ हिस्सा जो है विजित कर लिया, राजाओं को, धराशायी राजा हो गए। कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग मतलब बंगाल का हिस्सा, अंतर गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स, ठीक ना, राजाओं को पराजित कर दिया। कौन, नागभट्ट की उपलब्धि बताई गई है। और देखिए भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक हिस्सा, ठीक ना, एक अंश। जैसे हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरगाह, एक बावी, नाइयों, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों की छत्ते, गहरी झीलें, जिससे यह भूमि मिलती है। मतलब जब भूमि दिया जाता था तो भूमि के साथ साथ जो है देखिए क्या क्या दिया जाता था उस समय, फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचा, फलोद्यान, पेड़, कुएं, ये सारी चीज़ें जो है, झील, मधुमक्खियों के छत्ते भी दिए जाते थे। और ये जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाया गया कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर कर वसूल कर सकता है। वो पक्की ईंटों की बनी ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े बड़े छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ों कटदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। ये सारी चीज़ों को जो है कर के रूप में वसूला किया जाता था। यहाँ पर देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना किया गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास डाल दिया। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। तो कल्हड़ नामक रचनाकार द्वारा जो रचित किया गया वो किसके बारे में बताया गया है, कश्मीर के बारे में बताया गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत यात्रा लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न अक्सर आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए आसानी। मतलब हम देखा कल्हड़ की क्या पुस्तक, कल्हड़ जो का द्वारा रचित जो है वह रजत रंगड़ी है, ठीक है ना, उनके द्वारा लिखित है। और किसके बारे में बताया गया है, तो यह जो है कश्मीर के बारे में बताया गया है। और कश्मीर ये जो है कल्हड़ यात्रा वृत्तांत के रूप में जो लिखते हैं।